So I'm audible to all of you, class. सबको स्क्रीन विजिबल है? I'm audible. Okay, class. Yes, कोई प्रॉब्लम? audible है. You are audible. Okay. Thank you so much. Okay, class. चलिए class. So आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को. देखिए विशु नागर, माइक ऑफ कर लीजिए अपना. ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. ठीक है क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखिए प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अपना टॉपिक, जिसके ऊपर हमने बात की थी, दैट वाज द इन्फ्लेशन. आप सबको याद होगा हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात की थी. क्लियर? सो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई की पॉलिसी, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ चीजें डिस्कस की थी और उससे प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है, आरबीआई के कुछ फंक्शंस बताए थे, जिस फंक्शन में मैंने बताया था कि आरबीआई जो है बहुत सारी चीजें रेगुलेट करता है, जैसे बैंक रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, और आपका एमएसएफ. ये सब चीजें मैंने आपको, शायद ये टर्म्स मैंने आपको आरबीआई वाली क्लास में बताई थी. क्लियर? सो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि आरबीआई जो है मतलब आपको ये बताया था कि इन्फ्लेशन लगता है जैसे डिमांड आपकी बढ़ती है, प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, एंड मनी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, मनी वैल्यू घटने लग जाती है. एंड उसी के लिए मैंने आपको बताया था, बीच में एक टर्म यूज की थी जिसमें मैंने ये बोला था कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है. एंड मॉनेटरी पॉलिसीज क्यों बनाई जाती है बेसिकली, और उनका रीजन क्या है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता कौन है, ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है? एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? देखिए एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल सा आप सुनिएगा, हिंदी में हम बोलते हैं मुद्रा नीति. मुद्रा नीति बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा नीति जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी पॉलिसीज जो कि बेसिकली मनी सप्लाई और मनी के फ्लो को इकोनॉमी में मेंटेन करने के लिए बनाई जाती हैं. एक्चुअली ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जब जब इन्फ्लेशन आता है, जब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, तो उस इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए या कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बेसिकली उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज बनवाते हैं. आरबीआई बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज उन चीजों के लिए बनाता है. तो बेसिकली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मेजर इकोनॉमिक अप्रोच जो कि हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बनाता है. किसके लिए? मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ठीक है? हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में कुछ टर्म्स बताए थे ना, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और रीफ्लेशन, डीफ्लेशन, रिसेशन. ये सारे वर्ड मैंने यूज किए थे. ठीक है? एक वर्ड रह गया था प्रीवियस क्लास में, उसको भी समझ लेते हैं. ये आपका वर्ड था डिसइन्फ्लेशन. एक्चुअली डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है, मैंने आपको डीफ्लेशन बताया था. डीफ्लेशन में मैंने सिंपल एक चीज बताई थी कि इन्फ्लेशन जब कम होने लग जाए वो डीफ्लेशन होता है. लेकिन यहाँ पर ये डिसइन्फ्लेशन है. डिसइन्फ्लेशन का मतलब है, हाँ जी, एक्चुअली इन्फ्लेशन में कुछ इन्फ्लेशन मान लो सपोज चल रहा है 2% इन्फ्लेशन चल रहा है किसी भी चीज पर, यानी 100 की चीज हमें 200 में मिल रही है. ठीक है? 100 की चीज आपको 2 रुपए यानी 102 रुपए में मिल रही है. ठीक है? सो हो क्या रहा है कि अगर सपोज करो कि उसमें 1% की कमी और आ जाए, अब वो हमें कितने की मिलने लगी? 101 की मिलने लगी. तो आप ये कह सकते हो कि डिसइन्फ्लेशन हो रहा है. या फिर आप ये कह सकते हो कि वो 1% और बढ़ गई तो 103 हो गया. तो आप ये कह सकते हो कि डिसइन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन के रेट में चेंज आना, वो भी बहुत माइनर सा चेंज आना इज डिसइन्फ्लेशन. डिफ्लेशन बेसिकली पूरा इन्फ्लेशन कम हो जाना, महंगाई पूरी तरह से कम हो जाना, वो आपका डिफ्लेशन था. जबकि डिसइन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन के रेट लिटिल बिट चेंज आना. क्लियर क्लास? सो बेसिकली चलिए अब हम इस टर्म के बारे में तो हमने बात कर ली है. अब मैं आपका ये डिस्कस करना चाहता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी.
मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि ये मनी मार्केट को, मनी फ्लो को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऐसे मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके, मतलब आरबीआई भी मनी मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, बाकी आपकी गवर्नमेंट कर सकती है, दो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई के कंट्रोल में ये बात है। सो देखा जाए ना तो मनी के फ्लो को अगर कंट्रोल कराना है तो कंट्रोल कराने के लिए आपकी दो लोग हैं, वन इज ऑफ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन इज ऑफ आरबीआई। ठीक है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी पावर है, वो एक पॉलिसीज बना सकता है जिनको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है। और आरबीआई जो बना रहा है वो मैंने सिंपली बताया है कि वो क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। ठीक। सो आपको जो पढ़ना है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि मैं आरबीआई की फंक्शनरीज के साथ चल रहा हूँ, इनको हम बाद में लेंगे, फिस्कल पॉलिसीज एंड ऑल को। मैं आज स्टार्ट करूंगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आरबीआई जो पॉलिसी बना कैसे बना रहा है और उससे क्या क्या होते हैं, इसका टेनर किस कब तक का होता है और ये किस सेक्शन में रह गया है। ठीक है। सो देखिएगा बेसिकली एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। 1934 के आरबीआई एक्ट में देयर इज अ सेक्शन 2, सेक्शन 2 का सब पार्ट जो आपका 3 सब पार्ट है उसमें रखा है, और साथ के साथ क्लॉज जो है सीसीआई, सीसीआई। तो बेसिकली आरबीआई एक्ट 1930 सेक्शन 2(3) में सीसीआई में ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को रखा गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसमें आपकी लिखी गई है, तो आरबीआई एक्ट सेक्शन 3 सीसीआई में इसको रखा गया है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए आरबीआई के मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं पहले कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं। Monetary policy refers to all these operations who are used to control the money supply in the economy. Basically, economy में money supply को control करने के लिए आपकी policies बनाई जाती है, monetary policy। इनका objective क्या होता है? देखिए, objective होता है maintaining the price stability। हमारी मार्केट में प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, प्राइस ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ऐसा भी ना हो कि कम हो जाए, वो इतना रहे कि सबके लिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी हर चीज हर किसी को लगे। क्योंकि प्राइस अगर थोड़ी भी आपके चेंजेस आ तो सपोज करो प्राइस इतना बढ़ गया तो पुअर पीपल नहीं ले पाएंगे, प्राइस इतना घट गया तो ऐसा भी हो सकता है कि घट इतना गया कि वो सबके पास लेने की कैपेसिटी है लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, डिमांड नहीं हो पा रही मार्केट में, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटेन रहे प्राइस, आपकी क्या हो सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही हो सकता है, ये प्राइस रेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ही करता है। उसके बाद हम बात करें एडुकेट फ्लो ऑफ द क्रेडिट द प्रोडक्ट सेक्टर्स। प्रोडक्टिव सेक्टर्स में क्रेडिट फ्लो बहुत ज्यादा हो। प्रोडक्टिव सेक्टर्स का मतलब क्या है? वो सेक्टर्स जो कि हमारे, आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है या फिर थोड़ा मोड़ा? अच्छा थोड़ी कट रही है, एवरेज। गिव मी अ सर मिनट। अभी ठीक है, अभी ठीक है सर बीच बीच में कट रही है आवाज। ओके ओके, आई थिंक देखिए थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यूज होता है, नेटवर्क इश्यूज होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए बस, मैं थोड़ा अपने सर्वर्स जहां मैंने लॉगिन कर रखा है उनको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आ रही है क्लियर? 5G लगवा लो सर। हाँ जी, मत करना, जरूर लगवाएंगे 5G। अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो एड फ्लो क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्टिव सेक्टर की बात करते हैं हम। देखिए प्रोडक्टिव सेक्टर्स है क्या? प्रोडक्टिव सेक्टर्स वो हैं जो ना इकोनॉमी सबसे ज्यादा रोल है, ये कह सकते हो प्रोडक्टिव सेक्टर। जैसे कि आपके प्रोडक्टिव सेक्टर में आप ले सकते हो वो बड़ी बड़ी कंपनी जहां से आपकी जीडीपी में बहुत ज्यादा हेल्प है, वो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव सेक्टर में आप वो चीजें लोगे जो कि आपकी कॉमोडिटीज के अलावा है।
बहुत ज्यादा आवाज कट रही है क्या? सर मुझे तो आ रही है आपकी प्रॉपर आवाज। मानस, आपकी तरफ से तो नेटवर्क इश्यूज नहीं है? ओके, बाकी क्लास आप सबको ऑडिबल हूँ क्या मैं, या आपके साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है? क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर है सर। देखिए क्लास, अगर बहुत इशू है तो काइंडली मैनेज, एंड बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर आवाज आए। ठीक है क्लास? बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता है बीच में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए फिर माइक किसका ऑन है प्लीज ऑफ करिए। अजीत तिवारी। सो प्रोडक्ट सेक्टर जहां पर जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, जीडीपी का मतलब जहां पर जीडीपी के लिए सबसे ज्यादा आपका मनी क्रेडिट दिया जा रहा है, वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है? सो बेसिकली फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू प्रोडक्टिव सेक्टर्स का। साथ के साथ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। देखिए प्रोडक्टिव वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, आप सिंपली समझ लीजिए। प्रोडक्टिव का मतलब है कुछ चीजें अनप्रोडक्टिव भी तो हैं, जिनका रोल ही नहीं हो रहा है मार्केट में। आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अपने पर्पस से कर रहे हैं, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं। बिजनेस कुछ के लेवल पे है, तो वो भी प्रोडक्टिव में नहीं आता। प्रोडक्टिव वो होता है जो कि इकोनॉमी में अपना रोल पूरी तरह से प्ले कर रहा हो, रोल दिखा रहा हो। तो ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी प्रमोट करती है किन चीजों को, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। इसके साथ ये प्रमोट करती है किसको, एक्सपोर्ट को, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इन चार चीजों पे मेनली फोकस करती है, जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है। मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? उसके बाद हम अगर बात करें तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए, मैंने आपको उस दिन याद होगा जब मैंने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताए थे, फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब है, देखिए हर किसी के पास, आपको याद होगा बताया था ना कि बैंक को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। एंड बैंक्स पीपल्स को करते हैं कुछ लोन प्रोवाइड करा। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि सपोज बैंक के पास जब अमाउंट ज्यादा होगा तो लोगों को लोन प्रोवाइड कराएगा। और बैंक्स ने ये सपोज करो ये चीज निकाल दी जिसमें उसने बोला कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लोगों को कि हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं जाकर। लेकिन अगर सपोज करो बैंक के पास पैसा कम हो और बैंक क्या करे, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे जो लोन वो प्रोवाइड करा रहा है, तो वो लोग वही लोग ले पाएंगे ना जिनको जरूरत होगी और जो इतना पे कर सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो हर बैंक अपना करता है, मार्जिन सेट करके रखता है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसे कह सकते हो। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट सेट करने के लिए यहाँ पर आपका बेसिकली फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है। फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब कि दोनों को फायदा हो, बैंक को भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो। तो ऐसे ही क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट मैनेज जो होते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ही होते हैं। अभी मैं आगे आऊंगा ना तो ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के पास टूल्स है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो कुछ टूल्स के हिसाब से बनाई जाती है, और वो टूल्स जो है वो आरबीआई बनाता है, और वो कैसे रेगुलेट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा प्रज्ञा। ठीक है क्लास? ठीक है प्रज्ञा? ओके, तो बेसिकली आरबीआई का जो ये मैंने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मैंने ये बताई है ना, तो थोड़ा सा इसे समझिएगा। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो डेटा है ये डेटा अब का है, लेकिन एग्जाम टाइम पर आपका डेटा चेंज हो जाएगा। और होता है क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है ना वो आपकी बाय मंथली होती है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ना वो बाय मंथली सेशंस करती है, हर 2 महीने में। और हर 2 महीने में ना कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो इनमें मेंबर्स हैं वो याद होगा मैंने आपको बताए थे कि
बोलो भूपेश। भाई इंटरनेट स्लो चल रहा है लग रहा है। किसी को वीडियो दिख रही है? सर किधर है? Sorry class, actually sorry class, स्क्रीन पॉज हो गई, कुछ सर्वर इशू था। आई एम बैक राइट नाउ, गिव मी अ मिनट। Give me a minute, please. Hello, Aman. Sorry class. Sorry for this inconvenience. Actually, suddenly आपकी screen चली गई, maybe network issues था. Okay, so I'm back.
चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको बनाने के लिए आपकी एमपीसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो आपकी कब कब मिलती है, हर 2 महीने में उसकी बैठक होती है। ठीक है, हर 2 महीने में उसका सेशन होता है। सबको ऑडिबल हूं मैं? यस सर। ओके, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जो मैंने डेटा रखा है ना, ये डेटा अभी का रिसेंट है। तो जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम के टाइम पर आप ये देख कर जाइएगा कि अभी के टाइम पर आपके एमपीसी में कौन कौन मेंबर हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एमपीसी में ना 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं और 3 आपके कहाँ के होते हैं, दैट इज फ्रॉम आरबीआई। क्लियर? सो 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 3 आपके आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक तो आपके आरबीआई गवर्नर होते हैं गवर्नमेंट आरबीआई से, जिनका नाम शक्तिकांत दास है अभी। उसके बाद आपके 2 अदर मेंबर्स होते हैं, वन इज ऑफ योर डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी माइकल पत्रा एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनक राज। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके 2 मेंबर आई के, और तो टोटल ये 3 मेंबर, और साथ के साथ आपके करंट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो कि 3 है, अशीमा गोयल, जयंत आरा और शशांक भिड़े। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो ये लोग हैं ना गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर, ये आपके ना सीनियर एडवाइजर्स के तौर पर काम करते हैं। और ये सीनियर एडवाइजर आपके किसी भी से करते हैं, किसी भी फील्ड का मतलब रेपुटेड फील्ड। जैसे कि आप बात करें तो ये आपके जो है सीनियर एडवाइजर, ये आपके किससे हो सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, और आपके इसमें कुछ प्रोफेसर भी रखे जाए में, आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं आईआईएम से। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद से। ठीक है, और आपके इकोनॉमिक्स के मैंने बता ही दिया, सीनियर एडवाइजर्स रखे जा सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो 3 मेंबर चूज करने हैं, और वो ज्यादा तो सीनियर एडवाइजर जो लिए जाते हैं वो इनसे ही लिए जाते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। आपके 2 प्रोफेसर ले लिए जाते हैं आईआईएम से, जो इकोनॉमी में स्पेशलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि ये तीनों मेंबर हर 2 महीने बाद बदले भी जा सकते हैं, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता। ठीक, वैसे टेन्योर की अगर मैं बात करूं ना तो टेन्योर 4 साल का होता है, लेकिन हम ये बात करें कि हर 2 मंथ बाद कुछ नए चेंजेस के साथ, और सपोज करो गवर्नर्स तो हमारे 3 है, हमारे डिप्टी गवर्नर अभी 3 है, तो उन तीनों कोई आकर एज अ इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बन सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स हैं, हर मंथली इनकी मीटिंग होती है, और जिसमें कि ये हर 2 महीने बाद देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। क्लियर? उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कुछ टूल्स हैं। सो जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है ना, उसकी 2 टूल्स हैं, 2 टूल्स में डिवाइड किया गया, वन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड वन इज ऑफ योर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नाम से बात पता चल रही है क्वांटिटी में जो चेंज करें, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी पे ना डायरेक्ट अप्लाई किए जाते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जबकि अगर मैं क्वालिटेटिव टूल्स की बात करूं तो सिर्फ जो क्वालिटी में चेंज करे, और इनका जो होता है ना वो मनी सप्लाई पर इनडायरेक्टली होता है। मतलब हर किसी को क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जज हो पाते, ये आरबीआई को पता है कि उसने क्या क्वालिटी चेंज किए हैं, जबकि क्वांटिटेटिव चेंज हर किसी को पता चल जाते हैं, ये डायरेक्ट इकोनॉमी पे अप्लाई होते हैं, और इनके बारे में न्यूज में भी आ जाता है। जैसे कि आप सुनते ही होंगे सीआरआर, तो सीआरआर एक क्वांटिटेटिव टूल है, जैसे कि 4% सीआरआर चेंज भी हो जाता है, क्योंकि सीआरआर मैक्सिमम 100% तक लगाया जा सकता है, लेकिन सीआरआर जो अब तक जनरल रहा है वो आपका कितना है, 4% है। तो बेसिक ऐसी चीजें हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में रखी गई हैं। सो मैं एक एक करके इनको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये आपके अप्लाई होती हैं और क्या क्या चीजें इनमें हैं। क्लियर? तो चले आते हैं आपकी फर्स्ट वन, क्वांटिटेटिव प्रोवाइड हो क्या है? हाँ, अब इसका पीडीएफ तो अभी प्रोवाइड नहीं हुआ होगा ना, अभी मैं आज कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके,
हाँ जी, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ रखा हुआ है दैट इज योर कैश, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, मैंने आपको उस दिन ये बात समझाई थी कि बैंक को, थोड़ा स्लाइड को नीचे लेकर आऊं जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सीआरआर है क्या। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। एक्चुअल में आपको बताया था कि हर एक बैंक को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। सो बेसिकली हर बैंक क्या करता है, अपने पास कुछ पोर्शन है, और पोर्शन किस चीज के होते हैं, यस यस यस, सेंट्रल बैंक। आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है ही ना। तो देखिए हर बैंक ना अपना एक पोर्शन रखता है, उसको हम बोलते हैं एनडीटीएल। What is NDTL? NDTL is basically net demand time liabilities, ठीक है, नेट डिमांड लाइबिलिटीज NDTL। और ये NDTL, देखिए ये NDTL है, हर एक बैंक में लोग ना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कुछ आपकी एफडी है, कुछ आपकी है, ठीक है। ये बेसिकली चार चीज हर एक बैंक अपने पास कहता है लोगों को करने के लिए। यानी हम लोग सीए करंट अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, एफडीज कराते हैं, आरडीज कराते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, देखिए डिमांड की अगर मैं बात करूं तो डिमांड क्या होती है, जो लोग करते हैं बेसिकली डिमांड, वो किसमें है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और टाइम के साथ जो होती है फिक्स्ड, वो एफडी और आरडीज होती है। बेसिकली लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है जो करने के लिए बनी होती है, उनको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। जो पूंजी, जमा पूंजी जो है वो रिटर्न करने के लिए वो लायबिलिटीज है। क्लियर। सो होता क्या है कि अगर मैं सिंपल सी बात में बोलूं तो सीआरआर में ना बैंक उस पोर्शन को जो कि एनडीटीएल पोर्शन, करंट अकाउंट, सेविंग और आरडी का, उस पोर्शन को बैंक कहता है आरबीआई देने को। और आरबीआई क्या कहता है कि को ना मैं कुछ पैसा दे रहा हूं, और उस पैसे के साथ आप बैंक में अपने कुछ से कुछ पैसा अपने आप से सेव कराइए। और जब वो पैसा आपके पास आ जाए तो उसका कुछ पोर्शन एनडीटीएल के उसमें, एनडीटीएल के पोर्शन में मुझे प्रोवाइड कराइए। और प्रोवाइड कराने में वो मुझे सिर्फ किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में चाहिए। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सपोज करो कि आपका 100 करोड़ रुपीज आरबीआई का, ठीक। सो आरबीआई ने कहा बैंक्स को कि जब आप मुझे रिटर्न में दोगे तो आप मुझे कितना दोगे, ठीक है, 104 करोड़ रुपीस आप मुझे दोगे रिटर्न में। तो बेसिकली उसने 4 करोड़ एक्स्ट्रा मांग लिया। वो क्या मांग रही है, अच्छा सर ऑडियो बहुत कट रही है बीच बीच में। एक मिनट ओके। क्लास थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से शायद समझ नहीं आया है। देखिए तो एनडीटीएल पोर्शन में मैंने आपको बताया ना, चार चीजें हैं, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडीआरडी है। होता क्या है कि बैंक के पास कुछ पोर्शन होता है हमारा लोग, जो एनडीटीएल पोर्शन है, जिसमें आपकी चार चीजें हैं। और उन एनडीटीएल पोर्शन में सपोज करो कि आरबीआई ने बोला कि आप जो पोर्शन ले रहे हो ना, उस पोर्शन में से मुझे आपका कितना पोर्शन चाहिए। सपोज बैंक 100 करोड़ था, लेकिन बैंक से उसने, आरबीआई ने कहा कि आप जब मुझे रिटर्न में दोगे तो आप मुझे रिटर्न में कितना दोगे, 104 करोड़, 104 करोड़ दोगे। यानी आरबीआई को बैंक ने बोला कि आप मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दोगे, 4 करोड़ रुपीज। और करोड़ रुपीज जो रिटर्न करेंगे, बेसिकली आपको मैंने याद होगा पहले ही क्लास में बताया था ना कि 100 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो बेसिकली सेम यहाँ पर वही चीज है कैश रिजर्व रेशियो में, जो बैंक ने किसको पे करी है, आरबीआई को। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो एक आपका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल बन रहा है। कैश रिजर्व रेशियो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल क्यों बन रहा है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर सपोज एसबीआई के पास आपका पैसा है बहुत सारा, मैंने अभी इसका एग्जांपल भी कि अगर एसबीआई बैंक है, उसके पास बहुत पैसा हो गया
और वो पैसा वो करना चाहता है, सपोज 100 करोड़ इकट्ठे हो गए हैं, अब एसबीआई लोन प्रोवाइड कराने लग रहा है बैंक्स को, लोगों को। अब उसे क्या कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है, सब लोग आगे डिमांड बढ़ने लगी, तो एसबीआई का कि भाई अब तो सब लोग मांग रहे हैं और लोगों की पूर्ति कहाँ से की जाए। तो उसी कंडीशन में होता क्या है कि जब डिमांड बढ़ने लग जाए और प्राइसेस बढ़ाने पड़े, तो उस कंडीशन में आपका सीआरआर का यूज कर लिया जाता है। तो उतने टाइम पर रिजर्व बैंक के पास तो पावर है, रिजर्व बैंक क्या करेगा, सीआरआर बढ़ा देगा, बढ़ा के वो 5% कर सकता है। वो कह देगा कि भाई अब से ना 4% नहीं 5% आपको सीआरआर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका किसके पास है पॉलिसीज, ये आपकी आरबीआई के पास है, डायरेक्ट टूल्स में आती है। क्लियर हुआ सीआर सबको, क्लियर हुआ क्लास सीआरआर सबको? ओके, अब देखिए कि साथ में एक टर्म और करता हूं जो कि आपकी नेक्स्ट टर्म है सीआरआर के बाद, दैट इज योर एसएलआर। ठीक है, एसएलआर बेसिकली आपका क्या है, दैट इज, हाँ जी हाँ जी, सीआरआर जो है ना ये रिजर्व बैंक के पास मनी रिजर्व होती है। ठीक है, एसएलआर की अगर मैं बात करूं तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली ये क्या है, हर एक बैंक वो पोर्शन एनडीटीएल का रखता है। एनडीटीएल हर बैंक के पास जो पोर्शन है ना, वो बैंक अपने पास खुद से सेल्फ रिजर्व अगर कर ले, उसको हम एसएलआर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जब बैंक इसे सेल्फ रिजर्व करते हैं ना, तो इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। देखिए डिफरेंस बस एसएलआर और सीआरआर में, एसएलआर में और सीआरआर में डिफरेंस क्या है कि सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास रिजर्व हो रहा है और वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा। ठीक है, जबकि मैं एसएलआर की बात करूं तो एसएलआर बैंक्स एनडीटीएल का पोर्शन सेल्फ रिजर्व कर रहे हैं, और वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, तीन फॉर्म में, या तो कैश की फॉर्म में, एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अभी मैं आपको ऊपर स्लाइड्स में दिखाऊंगा, डोंट वरी रेणुका। ठीक है, अभी ऊपर इनके पॉइंट्स मिल जाएंगे, वेट। सो बेसिकली समझ आया एसएलआर क्या है, बैंक का एनडीटीएल का वो पोर्शन जो खुद सेल्फ रिजर्व देते हैं अपने पास ही, और ये किस फॉर्म में करते हैं, कैश, ये गोल्ड सर एंड परमिट गवर्नमेंट रिजर्व सिक्योरिटीज। बाय खुद, सॉरी, ये सर सॉरी बैंक खुद, अमरजीत। सर हाँ ये जी, बैंक ये रिजर्व बैंक, करता ये है। बैंक, हाँ जी ये बैंक अपने पास खुद रिजर्व करते हैं, एसबीआई के पास रिजर्व नहीं करते। ठीक है, क्या आरबीआई से कोई रिलेट नहीं सर? हाँ जी हाँ जी। ओके सर। ठीक है, उसके साथ ही ये कंडीशन जो है ना एसएलआर वाली, इसी कंडीशन में ये वाला ऊपर वाला आपका रूल लागू होता है। यस, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेणुका को आंसर दिया। बेसिकली एसएलआर वाली कंडीशन जो है ना, ये वही वाली कंडीशन है कि सपोज करो कि बैंक के पास रिजर्व हो गया। ठीक है, सपोज करो वो एसएलआर बैंक के एसबीआई के पास 100 करोड़, You are not audible sir. फिर कैसे रन होगा? अमरजीत भाई इंटरनेट स्लो चल रहा लग रहा है यार, गलत सीन हो रहा है। यस सर, यस। ये इसी सर के साथ होता है।
आर्यन सर ने स्क्रीन जबरदस्ती कर रहा होगा। सॉरी क्लास, नेटवर्क इश्यूज आज कुछ ज्यादा है। इट्स ओके सर। सर होता है। बहुत अजीब लग रहा है वर्क फ्रॉम होम। एक तो करने में ना थोड़ी टेंशन रहती है, ऊपर से ये सीन हो रहे हैं। तो गिव मी अ मिनट प्लीज, है ना। क्लास स्क्रीन आ रही है क्या? स्क्रीन आ रही है सर, वही पहले वाली। क्लास स्क्रीन शो हो रही है आपको? सर स्क्रीन सर पहले वाली शो हो रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, स्लाइड हो रही है स्क्रीन, एक बार देखकर बताइए मुझे। नहीं हो रही, नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। नो सर, ओके ओके, वेट वेट वेट। वी आर वेटिंग सर। क्लास 2 मिनट दीजिए, क्योंकि स्क्रीन मेरी साइड से शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वहां से ही मतलब एकेडमी की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम है स्क्रीन शेयर में ना। सो थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर रहा था। देखो, मैं ये बता रहा था ना आपको, मैं ओरली बता देता हूँ तब तक कि आपका एसएलआर खुद का रिजर्व्ड है। ठीक है, एसएलआर जो है ना वो बैंक्स के पास सेल्फ रिजर्व है। और बेसिकली उस रिजर्वेशन का इस्तेमाल वो किस तरीके से करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें किसी को लोन देना हो। ठीक है, अगर सपोज करो कि बैंक को लगा कि मैं लोन कम इंटरेस्ट पे दूं, डिमांड ज्यादा हो गई, और डिमांड जब ज्यादा हो जाएगी तो उसे क्या करना होगा? उतने टाइम पर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इन्फ्लेशन आएगा तो उतने टाइम पर आरबीआई के पास एक तरीका है। आरबीआई सोचेगा भाई ये तो इन्फ्लेशन ला रहे हैं, तो आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। आरबीआई ने जैसे ही सीआरआर बढ़ा दिया तो अब एसएलआर को कम होना पड़ेगा। क्यों कम होना पड़ेगा? देखो, सिंपल सी बात है, जब सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक को आरबीआई को ज्यादा देना पड़ेगा।
क्लास में यही हूँ, मैं आरबीआई से बात करने नहीं गया हूँ, वेट करिए प्लीज, बहुत इशू हो रहा है। सो डोंट क्रिएट द फन इन क्लास, फाइन। डन। ओके क्लास, तो अब शेयर हो रही है सबको? हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था, में से कोई पूछ रहा है कि कौन डिसाइड करता है एसएलआर ना। देखिए ये सारी जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ ना, ये आरबीआई ही डिसाइड कर, और कोई नहीं डिसाइड कर रहा है, ये आरबीआई ही डिसाइड करेगा, ठीक। लेकिन आरबीआई ये भी तो कर सकता है ना कि सपोज करो वो एसएलआर में चेंज ना करे, वो चाहता है कि अपने पास ज्यादा रिजर्व ना रखे और वो आरबीआई को ज्यादा रिजर्व दे, तो बेसिकली क्या करेगा वो, सीआरआर बढ़ा देगा और ऐसा को कम रखेगा, है ना। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ना? हाँ जी, मैं इन्फ्लेशन वाला एक चीज समझा रहा हूँ कि सपोज करो एसबीआई के पास एसएलआर जो है वो 100 रुपीज करोड़ हो गया, ठीक है। और वो 100 करोड़ में से आपका, उसने क्या किया, लोन प्रोवाइड कराना शुरू किया, और ये कह दिया आपको इंटरेस्ट पे हम लोन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और जैसे ये बात बोली तो डिमांड ज्यादा होने लगी, प्राइस की वैल्यू कम होने लगी, तो इन्फ्लेशन आएगा या नहीं आएगा? इन्फ्लेशन आएगा ना उस कंडीशन में। यस यस यस, सो इसीलिए तो मैंने आपको उस दिन समझाया भी था ना रेणुका, कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है, इसीलिए सब उसी के हाथ में है, ठीक है। ओके, तो चलिए बेसिकली अगर मैं अब इन दोनों की बात करूं ना, तो एसएलआर और सीआरआर, देखिए सीआरआर की बात करूं और साथ के साथ में एसएलआर की बात, सीआरआर और एसएलआर जो है ना, ये अगर मैं बात करूं तो 0% कर 100% तक सीआरआर बढ़ा सकता है आरबीआई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं जनरल केस में ना, सीआरआर की जो वैल्यू रहती है वो 4% ही ज्यादातर रहती है। जबकि अगर मैं बात करूं आपकी एसएलआर की, तो ये 0 to 4% कर सकता है। सो बेसिकली आप ना इसके लिए भी अप टू डेट रहिएगा जब आपका एग्जाम आए, क्योंकि सीआर और एसएलआर ना हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज हो जाते हैं, तो अभी मैं इनका कोई डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे, फिर आप इसी डेटा के साथ रहोगे नहीं तो, इसीलिए आप अप टू डेट हो जाइएगा उस टाइम पर। और बेसिकली सीआरआर की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट में इसको रखा गया, इसके थ्रू आरबीआई को लेट करता है, ठीक है। आरबीआई जो कि 1934 में बनाया गया था। सेम एज अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो एसएलआर को रखा गया है सेक्शन 24 में, ठीक है, सेक्शन 24, और ये किसमें है, बैंकिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट, ठीक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका कब बना था, 1949, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है, ये सीआरआर के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते, सीआरआर कौन सेक्शन में रखा आरबीआई 42 में, और एसएलआर को सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके कमर्शियल बैंक्स के लिए है, और ये जो आपका आरबीआई एक्ट है ये आरबीआई की पॉलिसीज के लिए, जो भी आरबीआई चेंजेस लाना चाहता है उसके लिए, क्लियर।
सो बेसिकली चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज CRR SLR के बाद ये दो टर्म्स तो यूज कर लिए हमने। आते हैं हम रेपो रेट के बारे में। थर्ड वन इज रेपो रेट। रेपो रेट देखिए क्या होता है। रेपो रेट मैंने आपको बताया भी है पहले कि जनरली बैंक आपका जो है वो मनी जब लैंड करते हैं किससे, आरबीआई से। आरबीआई से बैंक्स ने मनी मांगी और वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए मांगी। ठीक है, सपोज करो बैंक का आए आरबीआई के पास और उन्होंने कहा कि हमें 100 करोड़ की जरूरत है और आप हमें ये दे दीजिए, हम ना इसको 90 डेज में रिटर्न कर देंगे। 90 डेज में रिटर्न कर देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 90 डेज में रिटर्न कर देंगे। तो आरबीआई ने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जब आप रिटर्न करोगे तो आप हमें कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड पर बैंक ने कहा कि हम आपको ना 103 करोड़ दे देंगे, हम आपको रिटर्न में देंगे 103 करोड़ जब आपको ये 90 दिन में हम वापस करेंगे। तो आरबीआई कहा चलो ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर 90 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, बेसिकली ये रेपो रेट के लिए फिक्स है। रेपो रेट का जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का है। ये शॉर्ट टर्म लोन है बेसिकली जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। और यहाँ पर रेपो रेट कितना हो गया फिर 3%, यानी 100 पर वो 100 करोड़ पर वो 3 करोड़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हैं बैंक्स आरबीआई को। सो बेसिकली आरबीआई का इंटरेस्ट है रेपो रेट। क्लियर, क्लियर क्लास। सर ये बेसिकली आरबीआई से लोन लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, आरबीआई से लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, और वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई सेट करता है इनके ऊपर दैट इज नेम्ड एज रेपो रेट। ठीक है, ठीक क्लास। उसी के सेम जस्ट अपोजिट आ जाते हैं फोर्थ आपकी, जिसमें हम बोलते हैं रिवर्स रेट। रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए रिवर्स रेपो रेट हमारा अब ना आरबीआई बोरो करना चाहता है किससे, कमर्शियल बैंक से। अब सपोज करो कि छोटे बैंक्स के पास ना, ये आरबीआई तो बेचारे फादर जैसे हैं, पापा हैं ये सबके, और छोटे बैंक बेचारे बच्चे हैं। छोटे बैंक्स ने क्या करा, छोटे बैंक्स के पास ना पैसा ज्यादा रिजर्व हो गया, सपोज करो एसएलआर के थ्रू उनके पास ज्यादा पैसा रिजर्व हो गया। तो आरबीआई ने उन्हें कहा कि आप ना ऐसा करो, नहीं नहीं देखो रेपो रेट फिक्स नहीं होता विश्वनागर, मैं ये चीज बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी चीज ना फिक्स नहीं है। इट इज एक्चुअली चेंज्ड बाय मंथली। ठीक है, हर 2 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है, कुछ माइनर परसेंट भी चेंज होगा तो होता है। कभी कभी कर देते हैं कि चलो 6 महीने के लिए फिक्स कर दिया जाए कि 4% रख लेते हैं, है ना। रिवर्स रेपो रेट में तो बेसिकली जब किसी बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया तो आरबीआई ने उन्हें बोला जाकर कि ऐसा करो आप ना इस पैसे को मेरे पास रिजर्व कर दो और मैं आपको ना इसके बदले में इतना पैसा दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर इतना पैसा एक्स्ट्रा दूंगा। सो बेसिकली सपोज करो कि आरबीआई ने बोला कि किसी बैंक के पास 100 करोड़ हो गए और आरबीआई ने बोला कि आपको बदले में ना मैं 105 करोड़ दूंगा। तो आरबीआई ने अपने पास डिसाइड कर लिया कि मैं 5% एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर उसको 5 करोड़ जो मिल रहे हैं, 5% जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा। यानी रिवर्स रेपो रेट सिंपल सी बात में समझ आया होगा आपको कि जो आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट सेट करता है अपने पास से दूसरे बैंक्स को देने के लिए उनके पैसे पर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। क्लियर क्लास, क्लियर क्लास, ओके। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज बैंक रेट की। अब बैंक रेट होता है, देखिए बैंक रेट जो है ना वो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि रिवर्स रेट और आपका रेपो रेट ना उन बैंक्स के लिए है जो कि सेक्शन 2 में एलिजिबल है आरबीआई से लोन लेने के लिए। अब आपको ना ये चेक करना है कि कौन से बैंक एलिजिबल है आरबीआई से लोन लेने के लिए। जबकि अगर मैं बैंक रेट की बात करूं तो बैंक रेट में तो सारे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनको बैंक रेट पर प्रोवाइड करा सकता है कौन, आरबीआई लोन। एक्चुअली अब बैंक रेट है क्या, ठीक है, बैंक रेट सिंपल सा रेपो रेट, देखिए रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए था, बस इसमें ना आप याद रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, आरबीआई बैंक अपना एक ऑफिशियल इंटरेस्ट सेट करता है किसके ऊपर, कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर, जैसे एसबीआई, पीएनबी, इनके ऊपर। और ये बेसिकली किसके टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैंक्स रेट को हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं।
ऐसे बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट बोलते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोन को ना डायरेक्ट लैंड भी किया जा सकता है और रीडिस्काउंटिंग तौर पे भी। रीडिस्काउंटिंग के तौर पर भी कैसे का मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बैंक रेट ना कम ज्यादा किए जा सकते हैं बैंक्स के थ्रू। यानी आरबीआई ने तो बोल दिया कि मैं ना आपको 5% के रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कराऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए, सपोज 3-4 साल जो भी है उसके लिए, ठीक। सॉरी 3-4 साल तो नहीं होगा, विद इन 1 ईयर के अंदर ये बैंक ये जो है आपका ये लोन इनको देना होता है बैंक, विद इन 365 डेज, ठीक है। सो होता क्या है कि बैंक ने ये तो डिसाइड कर दिया आरबीआई ने, लेकिन अदर बैंक्स ने बोला कि नहीं ऐसा उस पर मार्जिन कर लो, 4% कर लो या 4.5 कर लो। तो बेसिकली उसको डिस्काउंटेड में भी वो कर सकते हैं कमर्शियल बैंक। और ऐसा अगर आरबीआई रेगुलेट करता है तो ठीक है, अगर आरबीआई इस बात को मानता है तो, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसीज पूरी स्ट्रिक्ट है। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि दूसरे बैंक्स भी इस चीज के लिए क्लेम करने लग जाए, बोलने लग जाए कि भाई आपने दूसरे बैंक को तो इस रेट पे दिया है, मुझे इस रेट पर लोन प्रोवाइड करो। तो ऐसा ना होने के लिए आरबीआई फिक्स भी रख लेता है कभी कभी बैंक रेट, बाकी रीडिस्काउंट बहुत कम ऑप्शंस में होता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्लास बैंक रेट। उसी के साथ अगर मैं बात करूं एमएस की, देखिए एमएसएफ क्या होता है बेसिकली। एमएसएफ में ना आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये जो है ना एमएसएफ इमरजेंसी की सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी बैंक जब कोई लोन चाहिए है और ये इमरजेंसी की सिचुएशन कितने टाइम के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए। अगर सपोज करो किसी बैंक को 24 घंटे के लिए पैसा है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है और वो चला आरबीआई के पास, उसने कहा कि आप मुझे इतना पैसा दो और मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिटर्न कर दूंगा। आरबीआई ने कहा कितना रिटर्न करोगे, आरबीआई ने कहा रिटर्न करोगे, तो आरबीआई ने उसको उन्होंने बोला आपको 106 करोड़ रुपीस दे देंगे, 100 करोड़ पे 106 करोड़ दे देंगे। तो यानी उन्होंने 6% का क्या कर दिया, उस पर इंटरेस्ट सेट कर दिया। सर ये रिपीट कर दीजिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ जो है ना, वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट है इमरजेंसी की सिचुएशन में। जो बैंक के ऊपर 24 घंटे की अगर कोई प्रॉब्लम है, 24 घंटे के लिए कोई इमरजेंसी है और बेसिकली वो आरबीआई से पैसा लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो आरबीआई उनको कहेगा कि आप इसे 24 घंटे के अंदर रिटर्न करोगे और उस पर कितना इंटरेस्ट दोगे, 6% का इंटरेस्ट दोगे। और ऐसे 6% का इंटरेस्ट जो इमरजेंसी कंडीशन में लग गया है, वो बेसिकली आपका किस आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आता है, ठीक है। और ये इसीलिए है कि एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो सके। अभी एलएएफ क्या है ना, एलएएफ को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एलएएफ होता क्या है, ठीक है। सो क्लास आज के लिए ना आप ये सारा पढ़िएगा, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ और आपका सीआरआर, इन टर्म्स को पढ़िएगा साथ। हाँ जी सर, एमएसएफ जो है, जो बैंक है, उसमें सारे बैंक लोन ले सकते हैं आरबीआई से? हाँ जी, कमर्शियल बैंक सारे, कमर्शियल से लेके सारे? कमर्शियल बैंक नो, देखिए या तो वो एलिजिबल हो आरबीआई की लिस्ट में सेक्शन 2 में, या वो कमर्शियल बैंक हो। बाकी अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो वो एमएसएफ में नहीं आ सकते। ओके ओके सर। ओके, सो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा वो कमर्शियल बैंक हो। एलिजिबिलिटी के लिए सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई देख लीजिएगा आप, इन आरबीआई की साइट पर है सेक्शन 2, ठीक, जिसमें कि आपकी बैंक्स की एलिजिबिलिटी बताई गई और कौन कौन से एलिजिबल है बैंक। हाँ जी, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बट मुझे ये लग रहा है कि पहले मैं टॉपिक फिनिश कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है क्लास। सो क्लास आज के लिए इतना ही प्लीज। इसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ना होती तो ये टॉपिक फिनिश कर देता मैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली फिनिश कर दूंगा मैं। सो यहाँ तक आप पढ़िएगा, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, ओके, थैंक यू सर। ठीक है क्लास, थैंक यू थैंक यू सर। मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।